हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एवरेज यानी कि औसत के बारे में। वो हमारा एवरेज का सेकंड क्लास था और आज हमारे ये एवरेज का थर्ड क्लास है। यहाँ पे आज हम लोग सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे और उसको कैसे हम लोग कितना फास्ट कर सकते हैं उसका अप्रोच हम लोग आपको बताएंगे। इसके बाद 5 या 6 क्लास और होगा एवरेज का। उसके बाद हम लोग एवरेज में इतने मैच्योर हो जाएंगे, कोई भी सवाल हो जाए आएगा तो वहाँ पे हम लोग का 80% सवाल तो आपका बिना पेन या पेपर उठाए हुए सॉल्व होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज का आज का पहला सवाल। यहाँ पे ये कह रहे हैं आप क्या कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ना? 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत अगर आपका 49 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है यहाँ पे? तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे ही अगर ये नंबर आपका विषम संख्या हो 41 नंबर से, यानी कि इसका औसत होता था तो कितना, कौन सा टर्म होता था? बीच वाला टर्म n/2 प्लस 1th टर्म। तो n/2 प्लस 1th टर्म n प्लस 1/2th टर्म होता था ना इसको विषम संख्या। n प्लस 1/2th टर्म यानी कि 41 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका? 42/2। 21वां टर्म हमारा कितना है आपका? देखिए आपका 21st टर्म कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 21st टर्म आपका क्या दिया हुआ है? 21st टर्म इजकल टू कितना दिया हुआ आपका? 49। ठीक है ना? तो आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या यानी कि 41st टर्म क्या होगा आपका, यही तो पूछ रहा है ना। देखिए ये विषम संख्याएं हैं यानी कि दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2। तो देखिए 21st टर्म आपका 49 है तो 21, देखिए इसका कितना हो रहा है? अगर 41 में से 21 का माइनस करें कितना हो जाएगा आपका? 20। हम लोग को सिंपल क्या करेंगे? 49 प्लस 2 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा? 49 प्लस 40 यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 89 है ना। इस तरीका से देखिए हम लोग कितना आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार आपके पास कॉन्सेप्ट होता है तो हम लोग को तो लिखने का भी यहाँ पे जरूरत नहीं था, सिर्फ माइंड कैलकुलेशन करते। 21st टर्म आपका 49 है तो 41st टर्म चाहिए यानी कि 49 प्लस 2 इंटू 20 यानी कि 89 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा एक और सवाल यहाँ पे हम लोगों ने लिया है कि 104 और 148 के बीच की सम संख्याओं का औसत है ना। 104 और 148 के बीच यानी कि फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म कितना हो जा रहा है आपका? 106। ठीक है, इन दोनों के बीच का बात करें, लास्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा? 146 यानी कि औसत निकालना क्या है? इन दोनों समों को हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देंगे यानी कि 106 प्लस 146 उसको 2 से डिवीजन कर देते थे, ये करते थे ना। तो 46 प्लस 6 कितना होता है? ये आपका कितना हो जाएगा आपका? 252/2। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा आपका? 126। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो बहुत आसानी से चीज़ों को कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये कह रहा है आपका अगेन 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। एवरेज ऑफ 44 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 144। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? अब देखिए 44 नंबर यहाँ पे आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है आपका? इवन है, सम संख्या। 44 आपका सम संख्या यानी कि इसका जो एवरेज होता था क्या होता था आपका? इसका जो एवरेज होता था तो आपका इसका एवरेज क्या होता था? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2, यही करते थे ना हम लोग। अब देखिए एवरेज आपका कितना है? 144 है। इसका मतलब इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? 22nd टर्म, देखिए n/2 कितना आ जाएगा? 22nd टर्म, 22nd टर्म प्लस 23rd टर्म है ना बाई 2, यही तो आपका 144 है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है आपका? विषम संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा? ये 22nd टर्म आपका कितना हो जाएगा आपका? 143 और 23rd टर्म आपका कितना हो जाएगा? 145। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? लार्जेस्ट। तभी ये सोचिए 23rd टर्म अगर 145 है तो 23rd के बाद कितना होता है? 19 टर्म और होता है तो 19 दूना कितना हो जाएगा? प्लस 2 इंटू 19। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 22nd टर्म है तो यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 20, 2 इंटू
सॉरी 23rd है, यानी कि 22nd है ना, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 22, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 21। अब देखिए 143 प्लस 44 कितना हो जाएगा आपका 143 प्लस 44, तो कितना हो जाएगा आपका 187। यहाँ से भी देख लीजिए 145 प्लस 42 कितना हो जाएगा 187। तो आपको पेन चलाने का जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपको इसलिए कम कॉन्सेप्ट को दोहरा रहा हूँ कि आपको चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो और बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज़ों को विजुअलाइज करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, 35 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 44 है ना, 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। इसका मतलब कितना हो गया, इसका बीच वाला टर्म क्या होगा 35 का, यानी कि 18th नंबर कितना है आपका, 18th टर्म आपका क्या है, 18th टर्म आपका कितना है, इक्वल टू 44 है, यही है ना। यानी कि इसका अब फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो देखिए अगर हम लोग प्रोग्रेशन पढ़े थे तो फर्स्ट टर्म अगर ए होता था तो क्या लिखते थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होता था, ए एन टर्म होता था, ये करते थे, या इसको ए1 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ए1 देखिए ए1 प्लस कितना 18th टर्म आपका कितना दिया हुआ है आपका 44, तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा 17। चूंकि ये सम संख्या है तो डिफरेंस कितना का होगा 2 का होगा, इक्वल टू कितना है आपका 44। तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 44 माइनस 34, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इन सब सवालों में आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं है। देखिए 18th नंबर का आपका कितना है, आपका 44 है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, तो तुरंत आप दिमाग में देखेंगे कि इसमें से चलो 17 इंटू 2 कर लेंगे, तो 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 34, यानी कि 44 माइनस 34, तो कितना हो जाएगा आपका 10, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आप इस तरीका से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए एक और आपके पास अब सवाल ये आ रहा है, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159। देखिए बहुत ही हलवा सवाल, 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। देखिए अगर औसत निकालना है और नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि समांतर श्रेणी में है तो क्या करते थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो 113 प्लस 159 कितना होता था तो देखिए 113 प्लस 159 कितना होता है 272 होगा, 272 बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 136, यही आंसर होगा ना। 113 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 272 बाई 2, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा आपका 136। तो इस तरीका से हमारा देखिए कितना आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा हुआ है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 2/11वां भाग है, तो पहली संख्या क्या है। यहाँ पे देखिए ऑफ द 3 नंबर हुज एवरेज इज 26, यहाँ पे ये दो कि 3 नंबर है उसका एवरेज 26 है, और ये कह रहा है आपको कि फर्स्ट नंबर इज 2/11 टाइम ऑफ द सम ऑफ द अदर 2। तब देखिए हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग के पास 3 नंबर है, कितना x है, y है और z है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है एक चीज, ये पहला कंडीशन क्या बोला है कि तीनों का एवरेज कितना है आपका 26, यानी कि कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, y3 कितना है आपका 26, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपका क्या हो रहा है 26 इंटू 3, यही हो रहा है ना, इज इक्वल टू 78 हो रहा है। अगेन दूसरा कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2/11 ऑफ y प्लस z, यानी कि y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखेंगे तो y प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 11x/2, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये y में आ जाएगा, इनकी y प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 11x/2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग y प्लस जेड के बदले क्या रख देंगे 11x/2, देखिए x प्लस 11x/2 इक्वल टू कितना है आपका 72। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 11x इक्वल टू 78, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 13x
इक्वल टू 78 इंटू 2, 13 6 जा, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना हो रहा है, आपका 12 हो रहा है। ठीक है, तो आपका पहली संख्या क्या आ गया, आपका 12। ये तो आपका हो गया बिल्कुल बेसिक से। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसका हमारा दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है ना, इस क्वेश्चन का हम लोग दूसरा अप्रोच कैसे सोच सकते हैं, जो कि हमारा माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं, क्या कह रहा है आपका, x इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू 2y11 ऑफ y प्लस z। इसका मतलब इससे क्या हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं कि y प्लस z जो भी होगा वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। यानी कि 11 से अगर इसमें y प्लस z में भागा दे देंगे तो ये कंप्लीटली कट जाएगा। अब सोचिए, अब चलिए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। अगर x का वैल्यू 16 होता है तो y प्लस z का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज अगर 26 है तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका 78। अब सोचिए, अगर x का वैल्यू 16 होगा तो y प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा आपका, अगर x का वैल्यू 16 होगा तो y का प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 62। ठीक है, ये क्या 11 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अगेन देखिए, अगर ये x का वैल्यू 13 होगा तो y प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, y प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 78 माइनस 13 कितना हो जाएगा आपका, 65। क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं, हाँ, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए 78 है, 78 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका y प्लस जेड का वैल्यू, 67। क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं। अब देखिए ये भी नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर बाहर अगर रख दें x का वैल्यू तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 66। अगर x इक्वल टू 12 है तो यही होगा ना। इस तरीका से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बताने के लिए हमें इतना टाइम लग रहा है, एक बार आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका राइट आंसर 12 था। यहाँ पे देखिए अगेन एक सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। 222 और 250 के बीच का बात कर रहा है, यानी कि पहला सम संख्या कितना है आपका, 224 है, और लास्ट सम संख्या कितना है, 246 है। इनका एवरेज करना है तो क्या करेंगे, 224 प्लस 246, 224 प्लस 246 कितना हो जाएगा आपका, 224 प्लस 246 देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 248 होगा ना, ये 248 कितना हो जाएगा आपका, 472 हो जाएगा। 224 प्लस 248 कितना होगा, 472 बाई 2 कितना हो जाएगा, 236। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला टर्म और लास्ट टर्म का सम बाई 2 करते हैं तो हमारा एवरेज निकल जाता था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाई 13। तो देखिए अगर हम लोग को पहला नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत इजीली बोल देंगे कि पहला नंबर कितना होगा, 104 होगा। अगर नहीं भी आपको पता है तो बिल्कुल आसानी से सोच सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, 13 से हम लोग 100 में डिवीजन, 13 शते 91 है ना, तो कितना हो गया आपका 9। आपका शेष कितना हो रहा है 9। अगर इसमें 4 जोड़ दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 13। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ये पहला नंबर कितना हो जाएगा आपका 104। ठीक है, लास्ट नंबर की बात करते हैं। तो देखिए 13 से अगर हम लोग 200 में डिवीजन करेंगे क्या होगा, 13 हो जाएगा, ये 7 0 हो जाएगा, 13 5 जा 65। तो ये कितना हो रहा है आपका, शेष कितना बच रहा है +5, यानी कि 200 में से अगर हम -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 195 है। तो 104 और 195 हो गया आपका पहला और लास्ट नंबर है ना। अब ये क्या है, ये नंबर क्या है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या बोलते हैं कि समानांतर श्रेणी में है। तो हम लोग का बीच वाला नंबर निकालने का जरूरत भी नहीं है, बस हम लोग सिंपल देखेंगे 104 प्लस 195 कितना होगा आपका, 104 प्लस 195
ये होगा ना, बाई 2 कर देंगे, देखिए आपका आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, 5 और 4 9 9 299/2, यही होगा ना, 299/2। इसका मतलब कि राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 149.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 149.5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले पा रहे हैं। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/8 है। ठीक है, सेम प्रोसेस। अगर हम लोग बेसिक से चलेंगे तो इसका मतलब 3 संख्या x y z मान रहे हैं, x y z मानते हैं ना, तो x प्लस y प्लस z का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, x प्लस y प्लस z आपका 66 हो जाएगा। 22 इंटू 3, क्योंकि एवरेज 22 है, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई तो x प्लस y प्लस z का वैल्यू हो जाएगा। अगेन बोल रहा है x इज इक्वल टू 3/8 ऑफ y प्लस z, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y प्लस z इजकल टू 8x/3, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x प्लस 8x/3 इजकल टू 66। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 8x इजकल टू 66, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा आपका 11x इजकल टू 66 इंटू 3। तो आपका x इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 66 इंटू 3/11, 11 6 यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 18। ये तो तरीका हो गया हमारा बेसिक का, कि अगर बेसिक से हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन देखिए क्या बोल रहा है, अन्य 2 संख्याओं का योग का 3/8 है। इसका मतलब अन्य 2 संख्याएं जो रही होगी वो क्या होगा, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं, इसको ऑप्शन से चेक करते हैं, तो देखिए अगर टोटल कितना, तीनों का सम कितना है आपका 66। अगर पहला नंबर अगर आपका 16 है तो लास्ट y प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, y प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर एक 16 है तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है ना। तो y प्लस जेड क्या 8 से डिविजिबल है, अगर इसको 8 से डिविजिबल करेंगे तो होगा, नहीं होगा, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तब ये सोचिए अगर 16 ले रहे हैं तो ये 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो अगर हम लोग 18 ले लेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम लोग इसको इस तरीका से भी सोच सकते हैं, x इजकल टू 18 तो y प्लस जेड इजकल टू 48 हो जाएगा, है ना। अगर इसको हम लोग अगर 8 से डिवीजन कर देते हैं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम लोग इसको इस तरीका से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। अगर 20 चेक करके फिर चेक कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर 20 है तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस जेड 46 क्या 8 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर 22 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 44, तो क्या 44 8 से डिविजिबल है, 44 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 18। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd number is 52 more than 1/3 of the largest of these numbers. What is the smallest of these numbers? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 ज्यादा। देखिए यहाँ पे आप एक चीज ये समझिए, सबसे बड़ी संख्या अगर देखिए ऐसे सोचते हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होगा, है ना। सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 ज्यादा है, यानी क्या हो रहा है, सबसे यहाँ से तो एक क्लू आपको मिल गया कि सबसे बड़ी संख्या है जो कि 3 से डिविजिबल है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या अगर 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर सबसे छोटी संख्या सोचिए 3 नंबर्स है ना, अगर सोचिए पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 2 और तीसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 4। अब ऑप्शन से देखिए अगर 70 पहला संख्या अगर 79 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 79 प्लस 4 83। क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं। अगर ये देखिए 75 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 79। क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं। अगर सोचिए अगर ये 81 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 85। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं। ये भी 3 से डिविजिबल नहीं, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं। अगर देखिए अगर 77 देखेंगे तो
ये कितना हो जाएगा, थर्ड नंबर 81। थर्ड नंबर के बारे में तो यहाँ से तो कंक्लूजन निकल ही पा रहा है ना, 1/3 से 52, यानी कि थर्ड नंबर कितना हो जाएगा आपका 81, है ना। अगर ये फर्स्ट नंबर 7 है तो आपका राइट आंसर ये हो सकता है। आप इस तरीका से सोच सकते हैं डिविजिबिलिटी से। या फिर आप देखिए, अब दूसरा बेसिक अप्रोच क्या है, 3 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत, इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। अब देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या अगर हम लोग ले रहे हैं, अब देखिए दूसरा अप्रोच इसका देखते हैं, है ना। बहुत आसानी से चीज़ों को समझते हैं। दूसरा अप्रोच देखेंगे तो अगर सोचिए कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा x+2, और तीसरा विषम संख्या कितना हो जाएगा x+4। तब देखिए एवरेज क्या हो जाएगा आपका, बीच वाला संख्या हो जाएगा, है ना। क्या हम लोग पढ़े थे कि अगर संख्याएं विषम हो तो उसका एवरेज क्या होता है, जस्ट एकदम बिल्कुल बीच वाला होता है, यानी कि एवरेज कितना हो गया आपका x+2। अब अगर औसत है इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, यानी क्या हो रहा है, औसत देखिए, औसत तो आपका x+2 यही है। अब सबसे बड़ी संख्या का 1/3, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है आपका x+4 का 1/3 बाई 3 + 52। दूसरा कंडीशन तो ही दिया हुआ ना कि जो एवरेज है जो सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। तब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3x + 6 = x+4 + 52 3 × 156, है ना। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, थोड़ा और आपको आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, x+2 - x+4 बाई 3 = 52। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। क्या हो जाएगा आपका 3x + 6 - x - 4 = 52। कितना हो जाएगा आपका 2x + 2 हो जाएगा ना, 6 - 4। क्या लिखेंगे 2x + 2 = 52 × 3। 52 × 3 कितना हो जाएगा आपका 156, यानी कि 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 154, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 77। 154/2 कितना हो जाएगा आपका 77। तो आप बेसिक से इस तरीका से बना सकते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट है आपको तो इस तरीका से बना सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर 3 नंबर लेना हो तो हमको इस तरीका से लेंगे तो ज़्यादा और आसानी पड़ेगा आपको, कि अगर हम लोग नंबर को इस तरीका से सेलेक्ट करेंगे x - 2 x और x+2, है ना। इस तरीका से सेलेक्ट करेंगे तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, आपका एवरेज कितना हो जाएगा आपका x के बारे में क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या का 1/3। तो हम लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा तो x - 2 कर देंगे तो हमारा सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। तो इस तरीका से भी हम लोग बहुत आसानी से चीज़ों को सोच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसको चलो मौखिक बना लेते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 40 है, यानी कि क्या हो गया आपका दूसरा संख्या कितना होगा आपका 39, और तीसरा संख्या कितना होगा आपका 41। क्योंकि क्या होता था n/2th टर्म, ये प्लस क्या होता था n/2 + 1th टर्म का जो एवरेज होता था वही होता था। यहाँ पे n/2th टर्म कितना हो जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं, चलिए थोड़ा लिखें तो सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म बाई 2, यही दिया हुआ है आपका। कितना दिया हुआ है आपका 40। इसका मतलब क्या है, विषम संख्या है तो एक संख्या कितना होगा आपका, सेकंड संख्या कितना हो जाएगा आपका 39, थर्ड संख्या हो जाएगा कितना 41। तो अगर सबसे बड़ी संख्या बोलते हैं फोर्थ संख्या तो कितना 43, तो आपका ये 43 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी संख्या बोलता तो कितना हो जाता है आपका 37। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को सोच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ये कह रहा है आपका, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 8 and 24 विच आर डिविजिबल बाई 7। तो अगेन देखिए 7 से डिविजिबल करने के लिए क्या, 7 से अगर 8 में डिवीजन करते तो कितना 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना, शेष तो एक ही बचेगा ना। तो उसमें अगर 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14। यानी कि पहला नंबर आपका कितना हो रहा है, आपका पहला नंबर हो रहा है आपका 14,
और लास्ट का नंबर कितना हो जाएगा, 7 दहों को 70 है ना, 4 रिमाइंडर हुए, तो 14 और 70 है, ये हो रहा है ना आपका फर्स्ट और लास्ट। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवीजन दे देंगे, 14 + 70 कितना हो जाएगा आपका 84/2, तो 84/2 कितना हो जाएगा आपका 42, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 21 से 39 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अप टू 39, तो इसका औसत क्या है, पहला नंबर आपका कितना 21, लास्ट नंबर कितना 39, यानी कि 21 + 39/2, तो 21 + 39 कितना हो जाएगा 60, 60/2, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 21 + 39/2 यानी कि 21 + 39/2, यही होगा ना फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो फर्स्ट और लास्ट करने का 60/2 यानी कि 30 आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 1/3 है। अगेन देखिए तीनों संख्या का सम कितना हो जाएगा आपका 120, है ना, 120 हो जाएगा। अब ये बोला कि पहली संख्या है जो कि अन्य 2 संख्याओं का 1/3 है, तब यहां से ये देखिए x + y + z का वैल्यू आपका क्या हो रहा है, आपका x + y + z का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 40 × 3, क्योंकि एवरेज आपका 40 है, संख्याएं 3 है, तो टोटल समेशन कितना हो जाएगा आपका 40 × 3 120। अब ये बोल रहा है अन्य 2 संख्याओं का योग का 1/3 है, यानी कि क्या मतलब है, अन्य 2 संख्याएं हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो देखिए अगर पहला संख्या अगर 20 होगा तो अन्य 2 संख्याएं कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पहला अगर 20 है तो y + z कितना होगा 100, क्या 100 3 से डिविजिबल है, नहीं। अगर देखिए 50 होगा तो क्या हो जाएगा y + z कितना हो जाएगा 70, 70 क्या 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग लगेगा इसमें, नहीं। अब देखिए पहला अगर 25 है तो ये दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा आपका y + z 95, 95 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं, ये भी नहीं। अगर देखिए चौथा अगर 30 है, x = 30 है तो y + z कितना हो जाएगा आपका x = अगर 30 है तो y + z कितना हो जाएगा आपका 90, x = 30 है तो y + z 90, यानी कि ये क्या हो रहा है 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो यानी कि हमारा ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस अप्रोच से भी हम लोग इसको सीख सकते हैं। और चलिए हम लोग अब दूसरा बेसिक अप्रोच, ये तो हमको आपको बता ही दिए कि बेसिक अप्रोच से क्या करते थे हम लोग, कुछ नहीं करते थे, x + y + z का वैल्यू कितना हो जा रहा था आपका 120, ठीक है। और दूसरा क्या दिया होता है, पहली संख्या जो कि दूसरी संख्या y + z/3, यही दिया हुआ है ना, तो y + z का वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x, यानी कितना हो जाएगा x + 3x = 120, तो x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 120/4 यानी कि 30। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 30, ये आपका राइट आंसर हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 64 है। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है, तो सोचिए कि दूसरा और तीसरा का जो औसत है वो कितना है 64 है, यानी कि दूसरा नंबर कितना हो जाएगा आपका 63, तीसरा नंबर कितना हो जाएगा आपका 65, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका 67। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 67। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है, तो इन 8 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है आपका 38.5 है। तो देखिए चौथा नंबर और पांचवा नंबर का औसत कितना है आपका 38.5 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चौथा नंबर को अगर हम लोग x मान रहे हैं, फोर्थ नंबर आपका कितना है x है, तो फिफ्थ नंबर कितना हो जाएगा आपका x + 1, यानी कि कितना हो जाएगा आपका x + 1/2 आपका कितना के बराबर है आपका 38.5 है ना, यानी कि 2x + 1 कितना हो जाएगा आपका 77, यानी कि 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 77 - 1 यानी कि 76, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 38 है ना। तो मैं बस आपको बताने के लिए बोल रहा हूं कि ये फोर्थ नंबर को x मानेंगे और फिफ्थ नंबर को x + 1,
हम क्यों मानेंगे भाई, 38.5 है, इसका मतलब देखते ही हमको समझ में कि 30 और 38 और ये 39 का ये एवरेज है 38.5। 38 और 39 का एवरेज कितना है आपका 38.5, यानी कि फोर्थ नंबर आपका कितना हो गया आंसर। देखते ही हमको क्या कंक्लूजन है कि फोर्थ नंबर आपका 38 है। अब फिफ्थ नंबर कितना है आपका 39 है। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, फोर्थ अगर 38 है तो एट्थ कितना हो जाएगा 38 प्लस 4, क्योंकि ये पूछ रहा है क्रमागत संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है, तो 38 प्लस 4 आपका ये राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 42। या अगर फिफ्थ नंबर अगर देखते 39 तो एट्थ नंबर कितना हो 39 प्लस 3 यानी कि 42। तो ये हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 42। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आपका ये कह रहा है, थोड़ा अलग सवाल है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि ए बी और सी तीन मान इस प्रकार से हैं कि a प्लस बी इजकल टू 5 है, b प्लस सी इजकल टू 7.5 है, c प्लस ए इजकल टू 8.5 है, तो इन मानों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी है, b प्लस सी है, c प्लस ए, देखिए एक साइक्लिक ऑर्डर जनरेट हो रहा है। तो अगर ये इसको ऐसे सोचें कि a प्लस बी, अगर हम लोग तीनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यही मिलेगा ना। इसकल टू कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 7.5 प्लस 8.5, तो 8 8 16 5 कितना हो जा रही है 21 हो रहा है ना। ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो कॉमन हो जाए क्या 2 a प्लस बी प्लस सी इसकल टू कितना हो रहा है आपका 21, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है आपका 21/2। अगर इनका एवरेज पूछा जा रहा है प्लस बी, ए और बी सी का एवरेज है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवीजन कर देंगे। आप देखिए 21/6 है ना, 3 7 जा 21, 7/2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.5। तो हम लोग इसको इस तरीका से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 3.5। कुछ नहीं करें, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, b प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, c प्लस ए का वैल्यू दिया, अगर हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 21, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है आपका 21/2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21/6, 21/6 यानी कि 3.5। इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए द एवरेज ऑफ x एंड 1/x इज m, देन द एवरेज ऑफ x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ से देखिए एवरेज ऑफ x और 1/x का वैल्यू कितना m है, यानी कि क्या बोल सकते हैं x प्लस 1/x/2 इजकल टू क्या है आपका m है, यानी क्या लिख सकते हैं इसको x प्लस 1/x इजकल टू आपका क्या दिया हुआ है 2m दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कितना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इतना का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये लिख सकते हैं ना। क्या होता था आपका x प्लस 1/x का स्क्वायर हम लोग लिखने जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इजकल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है आपका 2m है ना, 2m है, तो इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर, यानी कि 4m का स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग 2 से डिवीजन कर देंगे। देखिए कॉमन कितना हो जाएगा आपका 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको 2m स्क्वायर माइनस 1/2, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम लोग इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो।
नहीं समझ में आया तो वीडियो को अगेन फिर से पॉज करके समझने का कोशिश कीजिए, या फिर वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये है, नया सवाल आ रहा है आपका इस तरीक़ा से, नीचे आवृत्ति विवरण डाटा दिया गया है कि यदि औसत आयु 17 वर्ष है तो m का मान क्या है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इज गिवन इफ द एवरेज इज 17 ईयर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर ऑफ पीपल्स है, ठीक है ना, नंबर ऑफ पीपल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स है। तो यहाँ पे ये कह रहा है 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, m लोग हैं और 1 लोग हैं। इनका एज है जो कितना है, 8 है, 20 है, 26 है, 29 है। तो हम लोग को यहाँ से एक चीज़ और दिया हुआ कि इनका एवरेज एज 17 है, ठीक है ना, इनका एवरेज एज 17 है। तो हमारा m का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं, एक तरीका तो ये हुआ कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे बेसिक तरीका सीखिए, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट भी आपको बता रहे हैं। 3 × 8 प्लस 2 है, 2 × 20, ठीक है, प्लस m है, m × 26 प्लस 29 × 1, 29 × 1 22 कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से 3 2 5 1 6 प्लस m, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस m का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 17 के बराबर, है ना। यहाँ देखिए 8 या 24, 20 दूना 40 है, 40 से 24 64, 64 प्लस 29, 64 प्लस 26 कितना हो जाएगा आपका 90, 90 और 3 93, यानी कि 93 प्लस 26 m इजकल टू, देखिए एवरेज 17 है तो यहाँ से इस तरफ जाएगा तो 17 × 6, 17 छक्का 102 प्लस 17 है। 26 माइनस, अगर ये जा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 26 माइनस 17 कितना हो जाएगा 9m इजकल टू 102 माइनस 93, तो कितना हो जाएगा आपका 9, यानी कि 9m इजकल टू 9, यानी कि m का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा आपका 1 के बराबर। ये तो आपका हुआ बेसिक, है ना। क्या करते थे, अगर x1 x2 x3 xn नंबर होता था, उसका एवरेज अगर a1 a2 था, ऐसे लिखते थे ना आपका a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस 1 अप टू an xn बाई x1 प्लस x2 प्लस xn इक्वल टू क्या होता था आपका एवरेज होता था। ये जो बेसिक तरीका हुआ उससे हम लोग का वैल्यू m आ गया, m इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग को अब बेसिक से हट करके हम लोग अब डेविएशन से सोचते हैं ना, ये तो बेसिक हो गया, इस तरीका से कोई भी कर सकता है। अब हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं और डेविएशन से इसको हम लोग कैसे सोचते हैं। देखिए डेविएशन से भी हम लोग इसको बहुत आसानी से सोच लेंगे। देखिए एवरेज कितना है आपका 17 है, 17 है तो देखिए 8 है तो इसके लिए डेविएशन कितना हो जाएगा आपका -9, ठीक है, डेविएशन -9 हो जाएगा। देखिए 20 है तो इसका डेविएशन कितना हो जाएगा 1 के लिए +3, ये 26 है तो 1 के लिए डेविएशन कितना हो जाएगा आपका +9, 6 + 3, हाँ +9 हो जाएगा। 29 है तो इसके लिए आपका डेविएशन कितना हो जाएगा आपका 12, डेविएशन आपका ही आ रहा ना। देखिए 3, अब देखिए यहाँ से 1 के लिए डेविएशन कितना है आपका -9 का, यह 3 है तो 3 के लिए डेविएशन कितना हो जाएगा आपका -27। अब देखिए 1 के लिए डेविएशन +3 है, अगर 2 है इस प्रकार से 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए डेविएशन कितना हो जाएगा +6, ठीक है ना। अब देखिए m लोग हैं उसके लिए डेविएशन आपका कितना हो जाएगा +9m, 1 लोग हैं तो इसके लिए डेविएशन कितना हो जाएगा +12। नेट डेविएशन कितना होता है आपका 0 होता है। नेट डेविएशन अबाउट मीन कितना होता है, नेट डेविएशन अबाउट एवरेज आपको पढ़ा चुके हैं, इक्वल टू कितना होता है आपका 0। तो हम लोग यही तो कर रहे हैं ना भाई। तब देखिए 9m इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 -6 -12 कितना हो जाएगा 18,
यानी कि 9m इजकल टू 9, यानी कि m इजकल टू 1। तो हम लोग इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अब बहुत फास्ट है तो यहाँ से ही सीधे आप पिक कर लेंगे इसको, है ना। -27 ये हो गया +6 यानी कि -21, -21 ये +1 यानी +12 यानी कि कितना हो गया आपका -9, -9 है तो यहाँ पे 9 है यानी कि m का वैल्यू 1 होगा। तो इसको हम लोग इस तरीका से भी कर सकते हैं, सिंपल। देखिए इसके लिए कितना हो रहा था -27, इसके लिए कितना हो रहा था 3 दूना 6, -27 + 6 कितना हो रहा है -21, ये 1 है तो इसके लिए कितना हो जाएगा 12 × 12 कितना हो गया अल्टीमेटली -9। लेकिन इसके लिए टोटल कितना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ 9, यानी कि m का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीका से भी डेविएशन मेथड से भी बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि अगर डेविएशन लगाएंगे तो देखिए हमारा प्रॉब्लम कितना फास्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और सवाल आपको दिया हुआ है इस प्रकार से कि ए और बी का मासिक आय का औसत कितना है 14,000 है, ठीक है ना। और बी और सी का मासिक आय कितना है का औसत के आय, ए और बी का औसत मासिक आय 14,000, बी और सी का औसत मासिक आय 15,600 और सी और ए का औसत मासिक आय 14,400 है। तो सी का मासिक आय क्या है, ए और बी का मासिक आय का औसत कितना है ये है। तो ए और बी का अगर औसत निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बेसिक्स एकदम। चलिए a + b इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 14,000 × 2 यानी कि 14,000 × 2 कितना हो जाएगा आपका 28,000 हो जाएगा, है ना। अब b + c/2 कितना है आपका 15,600, तो यानी कि b + c कितना हो जाएगा आपका 15,600 × 2 कितना हो जाएगा 31,200, ठीक है। और c + a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 14,400 × 2 28,800 हो जाएगा आपका वैल्यू ये, ठीक है। अब हम लोग इसको इस तरीका से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या आ जाएगा 2a + b + c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 0 8 2 10 का 0 हाथ में 1 8 8 16 1 17 1 18 2 1 3 3 6 2 8, हाँ 88,000 यानी कि a + b + c का वैल्यू आपका कितना हो रहा है 88,000/2, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा आपका 44,000। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है c का वैल्यू, a का अब देखिए a + b का वैल्यू कितना है यहाँ से 28,000 है a + b, यानी कि c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 44,000 - 28,000, कितना हो जाएगा आपका आंसर 16,000, ठीक है। इसको हम लोग एक तरीका से ऐसे सोच सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए थोड़ा और, इसको हम लोग दूसरा तरीका आप देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा ही लिख सकते थे हम लोग इसको, समझ गए बात आप। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग a + b/2 कितना है हमारा 14,000 है, b + c/2 कितना है हमारा 15,600, ठीक है। और c + a/2 कितना है आपका c + a/2 कितना है आपका 28,000 14,400, यही ना दिया हुआ है एवरेज। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इन तीनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा a + b + c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15,600 + 14,400 कितना हो जाएगा आपका 30,000, 30,000 + 14,000 44,000, ऐसे हो सकता है। अब देखिए a + b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 28,000, है ना, यानी कि c का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 44,000 - 28,000, यही होगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16,000, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, यानी क्या हुआ, इसको अगर हम लोग गहराई से देखें तो क्या हो रहा है, जो तीनों एवरेज है उसका सम, तीनों एवरेज है उसका सम, और जहां पे आपका सी नहीं है, जहां पे सी नहीं है उसका डबल कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ना।
तो इसको हम लोग अगर वही कोई फॉर्मूला बोलेगा कि भाई तीनों एवरेज है उसको जोड़ दो माइनस जहां पे सी नहीं है उसका 2 गुना करके घटा दो, है ना। तो तीनों एवरेज का सम ही तो हो रहा है ना 44,000। तीनों एवरेज का सम कितना है आपका 44,000 माइनस 2 इंटू, देखिए सी कहाँ पे नहीं है, ए और बी है यहाँ पे, तो माइनस 14,000 गुना 2 28,000। तो इसको बोलेगा आपको कि फॉर्मूला है। तो इस तरीका से हम लोग इसको सोच सकते हैं, है ना। अब चलिए थोड़ा और इसको अलग तरीका से सोचते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लर्निंग में हम लोग को कि जितना एस्पेक्ट में प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे उतना ही हमारा क्लैरिटी बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए ए और बी का औसत 14,000 है, ठीक है ना। ए और बी का औसत 14,000, ए और बी का औसत कितना है आपका 14,000। अब देखिए अगेन देखिए बी और सी का औसत कितना है आपका, बी और सी का 15,600। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा गहराई से सोचिए, तो देखिए बी तो दोनों में कॉमन है ना, बी तो दोनों में कॉमन है। अब देखिए बी और सी का औसत है जो कि ए और बी के औसत से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1,600 ज्यादा है, 1,600 ज्यादा है ना। बी और सी का औसत ए और बी का औसत से कितना ज्यादा है 1,600 ज्यादा है। देखिए यहाँ पे संख्याएं 2 है तो इसको हम लोग इसको सीधा लिख देंगे 1,600 गुना 2, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं सी माइनस ए इजकल टू 1,600 गुना 2, या फिर हम लोग एक पहले ऐसे लिखेंगे कि सी माइनस ए बाई 2 इजकल टू 1,600, 2 संख्याएं, अगर 3 संख्या हो तो इस तरीके से 1,600 इंटू 3, तो सी माइनस ए इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 3,200, है ना। यहाँ से भी देख सकते हैं सी माइनस ए इजकल टू आपका कितना आ जाएगा 1,600 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 3,200, ठीक है। बस आप लोग सोचिए थोड़ा, तो सी माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3,200, क्योंकि कारण क्या है बी तो दोनों में कॉमन है ही, है ना। तो सी और ए का जो है डिफरेंस, तो इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं सी माइनस ए बाई 2 इजकल टू 1,600, यानी कि यहाँ से देखते हो सी माइनस ए इजकल टू 1,600 गुना 2 3,200। अब देखिए सी प्लस ए बाई 2 का वैल्यू कितना है आपका 14,400, ठीक है। तो यानी कि सी प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 28,800, डबल हो जाएगा। और सी माइनस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 3,200, ये दिया हो ना। तो अब यहां से देखें 2c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, अगर दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 2c का वैल्यू कितना हो जाएगा 29,000 प्लस 3,000 32,000। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16,000। तो इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। सी का वैल्यू हमारा 16,000 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे अगर ए का वैल्यू पूछेगा तो क्या कर देंगे 16,000 माइनस 3,200 12,800 हो जाएगा। अब कुछ भी पूछेगा तो हम वैल्यू उसको निकाल सकते हो। देखिए इसको हम लोगों ने आपको 3 तरीका से बना करके दिखाया, आपको जैसे मन है वैसे इसको प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसके बाद चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 5 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज n इफ द नेक्स्ट 2 इंटीजर आर आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ ऑल द these इंटीजर विल बी। अब देखिए 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत n है। देखिए 5, तो ये देखिए तीसरा टर्म आपका कितना हो रहा है आपका n, है ना। थर्ड टर्म हो रहा है n, यानी कि सेकंड टर्म कितना हो जाएगा आपका n-1, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका n-2, ठीक है। आपका ये 5 क्रमागत यानी कि तीसरा टर्म क्या है आपका एवरेज के बराबर, तो बीच वाला ही टर्म होता है, तो तीसरा n है। देखिए अब ये बोल रहा है कि अगला 2 और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 7 टर्म कर देते हैं। तो 7 टर्म करेंगे तो हमारा औसत कौन सा होगा चौथा टर्म होगा। तो चौथा टर्म आपका क्या हो रहा है n+1 हो रहा है। पांचवा टर्म कितना हो रहा है n+2, छठा कितना हो रहा है आपका n+3, और सातवां कितना हो रहा है n+4। हम लोग क्यों जाएंगे वहां पे, हम लोग तीसरा टर्म देखें। चौथा टर्म आपका कितना हो रहा है n+1, तो एवरेज कितना से इंक्रीज कर जाएगा इंक्रीज बाई 1। तो हम लोग बस यहीं पे हमारा आकर के फुल स्टॉप हो जाएगा कि थर्ड टर्म हमारे n है, तो फोर्थ टर्म कितना होगा n+1, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 से इंक्रीज कर जाएगा। अब देखें यहाँ पे छो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं और शामिल कर दिए जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा।
तो देखिए 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपका k है। तो यहाँ से देखिए थर्ड टर्म 6 है, यानी कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का औसत है, यानी कि थर्ड टर्म अगर आपका x है, थर्ड टर्म अगर x है तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा आपका x प्लस 1, है ना। तो आपका यही तो बोल रहा है ना कि 6 है, यानी कि x प्लस 1 बाई 2 इजकल टू k हो गया, यानी कि 2x इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 2k माइनस 1 हो जाएगा आपका, यानी कि x इजकल टू कितना हो जाएगा 2k माइनस 1 बाई 2, यानी कि x इजकल टू कितना हो जाएगा आपका k माइनस 1 बाई 2। ठीक है, यानी कि ये कितना है आपका k माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना। और अगला है जो कितना हो जाएगा आपका k प्लस 1 बाई 2। तो देखिए हम आपको बस समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं कि ये थर्ड टर्म k माइनस 1 बाई 2, फोर्थ टर्म k प्लस 1 बाई 2। तो आप तो यहाँ से देख करके ही पकड़ लेंगे ना कि औसत k है 2 नंबर का और दोनों लगातार संख्याएं हैं, यानी कि ये औसत से कितना, पहला कितना हो जाएगा माइनस हाफ कम होगा तो दूसरा हाफ ज्यादा होगा। मैंने कि हम लोग को बस अब देखते ही हम इसको विजुअलाइज कर लेंगे कितना, थर्ड और फोर्थ नंबर का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, है ना। और थर्ड प्लस फोर्थ नंबर बाई 2 कितना है k के बराबर है, यानी कि इससे हम लोग सीधा कंक्लूड करेंगे कि थर्ड टर्म हमारा कितना है k माइनस हाफ है और फोर्थ टर्म कितना है आपका k प्लस हाफ है, ठीक है ना। तो यह बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है कि अन्य दो प्राकृतिक संख्याओं को देखिए, तो फोर्थ सम हो गया k प्लस हाफ हो गया, है ना। तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा k प्लस हाफ प्लस 1, यानी कि हाफ प्लस 1 लिख सकते हैं, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं k प्लस 3/2। अब देखिए ये k प्लस 3/2 है और ये आपका कितना है k प्लस 1/2, है ना। तो इन दोनों को अगर औसत देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका 2, है ना। ये इसको ऐसे लिखिए k प्लस हाफ प्लस k प्लस 3/2/2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2k प्लस 3 प्लस 1 4/2, यानी कि 2k प्लस 2/2, यानी कि 2 इंटू k प्लस 1/2, यानी कि k प्लस 1। अब देखिए फिर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आपको हम लोग समझाने के लिए इतना बनाए, जैसे ही देखेंगे कि दो संख्याएं बढ़ रहा है यानी कि उसका औसत क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, है ना। क्योंकि ये कितना था थर्ड और फोर्थ का था, और जैसे ही वो 2 बढ़ा यानी कि फोर्थ और फिफ्थ का हो रहा है, तो फोर्थ और फिफ्थ का जो अगर एवरेज देखूं तो जो थर्ड और फोर्थ से कितना ज़्यादा होगा 1 ज़्यादा होगा, तो हम लोग सीधा देखते ही पिक कर लेंगे कि आंसर हमारा 1 से बढ़ेगा। तो ये होता है हमारा सीखने का तरीका कि हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं, सोचिए जितना भी तरीका से, उसके बाद अपने आप इसको अप्लाई कीजिए। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यानी कि थर्ड नंबर कितना हो जाएगा k माइनस हाफ होगा, फोर्थ कितना हो जाएगा k प्लस हाफ हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ कितना हो जाएगा k प्लस 3/2, सिक्स्थ कितना हो जाएगा k प्लस 5/2, इस तरीका से। तो k प्लस हाफ और k प्लस 3/2 का एवरेज कितना होगा k प्लस 1 होगा। और देखिए शुरू की 6 संख्याओं का औसत k है, तो 8 संख्या का औसत होगा तो उसको k प्लस 1 बोलेंगे। तो इस तरीका से हमारा तरीका होता है सीखने का। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना हो, तो उन सभी चारों संख्याओं का औसत अगर 12 है तो चौथी संख्या। सिंपल है, x प्लस बाई प्लस जेड बाई 3 कितना के बराबर है। अब नंबर देख लीजिए, ऐसे नंबर दे लेते हैं a b c d, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 किसके बराबर है, पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, यानी कि 2 इंटू, इसको ऐसे लिखेंगे ना, चौथी संख्या का दुगना है यानी कि 2d के बराबर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपका 6d, है ना। अब देखिए तो बोला कि चौथी संख्या क्या है। अब देखिए चारों संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 कितना के बराबर आपका दिया हुआ है 12 के, यानी कि a प्लस बी प्लस सी
प्लस डी कितना के बराबर है आपका 48 के बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ से ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर हो गया यहाँ से 6d, यानी कि कितना हो जाएगा 6d प्लस डी इजकल टू 48, यानी कि 7d इजकल टू कितना होगा आपका 48, यानी कि d का वैल्यू कितना हो जाएगा का 48/7, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखिए क्रमिक संख्याओं का औसत 3, इनमें से अगली 2 संख्याएं शामिल करें तो इनका नया औसत क्या हो जाएगा, रिमेन 1 से इंक्रीज कर देगा। 9 संख्याओं का औसत कितना है, 5वां नंबर कितना है आपका n है, ठीक है ना, 5वां नंबर आपका n है। अगर हम लोग 2 क्रमिक संख्याएं और ऐड करें तो कितना हो जाएगा 11वां, तो 11वां नंबर 11 नंबर हो जाएगा। तो देखिए 5वां नंबर अगर n है तो 6ठा नंबर कितना हो जाएगा आपका n+1, तो वही तो 6ठा नंबर आंसर है ना। देखिए n+1 सीधा पिक किए, क्योंकि हम लोग इसको पहले से देखे हुए थे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको हम लोग थोड़ा आपको बता देते हैं। बोलिए क्या बोला, n संख्याओं का औसत a है, ठीक है ना, n संख्याओं का औसत a है, ठीक है, n संख्याओं का औसत कितना है आपका a है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अभी बोला कि प्रत्येक संख्या में 2, 4, 8 इस प्रकार से जोड़ा जा रहा है ना। अभी देखिए पहला में अगर 2 जोड़ते हैं, दूसरा में हम लोग कितना जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं, तीसरा में 8 जोड़ रहे हैं, चौथा में 16 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। पहला 2 हो गया यानी कि 2 पर पावर 1 हो गया, तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा आपका, ये दूसरा कितना हो गया 2 पर पावर 2, ये देखिए 2 पर पावर 1 है, ये आपका 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 3 है, तो इस तरह से चौथा कितना हो जाएगा 2 पर पावर 4, तो nth टर्म कितना हो जाएगा आपका 2 पर पावर n, ठीक है ना। अब देखिए एवरेज तो हमारा पहले से a है, लेकिन अब प्रत्येक नंबर में इतना जुट रहा है ना, तो एवरेज क्या हो जाएगा a प्लस जो इन सब का एवरेज होगा। तो देखिए 2 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 अप टू 2 पर पावर n का हमको अगर किसी तरह से समेशन मिल जाए और उसको अगर हम लोग n में से डिवाइड कर देंगे तो अगर a में ऐड कर देंगे वही तो हमारा एक्चुअल एवरेज होगा ना। अब देखिए तब इसको हम लोग ये कैसे सोचते हैं कि इसको हम लोग अगर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है तो आप तो सोच लेंगे, अगर हमको चलिए कि वो भी नहीं आता है, बिल्कुल हमको सीखना है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सीखते हैं। इंपॉर्टेंट बात है हम लोग को सीखना क्या है आपका, मान लेते हैं कि समेशन s इक्वल टू कितना है आपका 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 अप टू 2 पर पावर n, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 इंटू एस अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस अप टू 2 पर पावर n प्लस 2 पर पावर n प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग डिवीजन कर देते हैं। अच्छा होता है कि हम लोग 2s को ऊपर लिखते हैं, अगर ऊपर नहीं लिखे तो चलो यार नेगेटिव में साइन है, क्या दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा माइनस एस इजकल टू 2 पर पावर 1। देखिए ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो देखिए ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से सारा कैंसिल होता जाएगा और लास्ट में बचा कितना 2 माइनस 2 पर पावर n प्लस 1, है ना। अगर इसको निगेटिव साइन हटा देते हैं तो ऐसे इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 पर पावर n प्लस 1 माइनस 2, ठीक है ना। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो समेशन कितना हो जाएगा इस इक्वल टू 2 इंटू 2 पर पावर n माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा आपका समेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समेशन आपका इतना आ गया इसका, तो अगर एवरेज निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं समेशन को n से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बच जाएगा एवरेज निकालना है तो एवरेज इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पर पावर n माइनस 1 बाई n, जो इंक्रीज हुआ है एवरेज वही तो जुटेगा ना, तो एवरेज आपका कितना हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 पर पावर n माइनस 1 बाई n। अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला पता होता तो आप सीधा लिख देते, है ना, a इंटू आर पर पावर n प्लस 1 माइनस 1,
लेकिन अभी हम लोग को वो चीज़ पता नहीं था, हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो इसको हम लोग इस तरीक़ा से डिराइव कर सकते हैं। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम बताएंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा और चर्चा कर ही लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब देख ही रहे हैं, इसका जो समेशन है उसका एक और बेसिक फॉर्मूला हम लोग आपको बना करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सोचिए कि अगर पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा आपका ए आर हो जाएगा, तीसरा नंबर कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर हो जाएगा, चौथा नंबर कितना हो जाएगा ए आर क्यू हो जाएगा, तो लास्ट नंबर कितना हो जाएगा ए इंटू आर पर पावर n माइनस वन। भैया कितना है, आर क्या है आपका कॉमन रेशियो है। तो सोचिए अगर एच का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए इंटू आर पर पावर n माइनस वन। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन सारे में हम लोग r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं r इंटू एस, ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इस तरीके से बढ़ते जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा आपका ए इंटू आर पर पावर n माइनस वन प्लस ए इंटू आर पर पावर n। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इस तरीके से ये कैंसिल आउट होता जाएगा। तो इनकी पहला का लास्ट टर्म बचेगा और इसका फर्स्ट टर्म बचेगा, तो यानी कि क्या लिखेंगे आर माइनस वन इंटू एस इजकल टू ए इंटू आर पर पावर n माइनस ए, यानी कि क्या हो जाएगा ए इंटू आर पर पावर n माइनस वन। ठीक है, तो एस इजकल टू हम लोग क्या लिखते हैं ए इंटू आर पर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो देखिए हमारा क्या था यहाँ पे 2 था, है ना, फिर क्या था आपका 2 इंटू टू था, फिर क्या था आपका 2 इंटू टू का स्क्वायर था, ऐसे था ना, 2 इंटू टू का क्यूब था, इस तरीके से था, इंटू 2 इंटू टू पर पावर n माइनस वन था, कुछ इस तरीका से था। तो अगर वहाँ पे अगर हम लोग इसके यहाँ पे r का वैल्यू अगर पुट करें तो क्या पुट करेंगे, देखिए ए इजकल टू तो कितना है, ए इजकल टू कितना था आपका 2 था, ए इजकल टू 2 है आपका, और r इजकल टू कितना है आपका 2 है। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको 2 इंटू टू पर पावर n माइनस r का वैल्यू भी 2 है अपॉन बटा 1, यही तो आया ना, इसी भी तो हम लोग किए थे, अभी निकालना था 2 इंटू टू पर पावर n माइनस वन बाई n। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और नया सवाल देखते हैं। अब देखिए नया सवाल क्या कर रहा है आपका कि एवरेज ऑफ m कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विथ m इज n। देखिए 5 जो कंसेक्यूटिव है, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तो m प्लस 2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो देखिए m से आरंभ होने वाले, तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आपका कितना हो रहा है m हो रहा है, सेकंड टर्म कितना हो जाएगा m प्लस वन होगा, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा आपका m प्लस टू, यही तो आपका औसत है। 5 क्रमांक 5 लगातार नंबर है उसका औसत है, तो यानी कि थर्ड नंबर औसत है। ठीक है ना। अब देखिए m प्लस टू से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, तो देखिए m प्लस टू हो रहा है, ठीक है, m प्लस थ्री हो रहा है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कितना हो रहा है आपका m प्लस फोर हो रहा है, फिर फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा आपका m प्लस फाइव हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ का जो औसत होगा, थर्ड और फोर्थ का औसत होगा वही तो ना इसका औसत होगा। तो देखिए m प्लस टू का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, n के बराबर दिया हुआ है, औसत m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तो m प्लस टू का वैल्यू कितना है आपका n है, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका m प्लस फोर प्लस m प्लस फाइव बाई टू, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2m प्लस 9 बाई टू, यानी कि m प्लस
9/2। अब देखिए m+2 का वैल्यू कितना है आपके, n के बराबर है, m+2, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो m+2 + 5/2 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, तो कितना हो जाएगा, m+2 का वैल्यू कितना हो गया आपका n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n + 5/2, इनका आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2n + 5/2। एक तरीका आपका ये हो गया, और दूसरा तरीका हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं कि m+2 का वैल्यू कितना है आपका, n है, तो सीधा लिखेंगे n, n+1, n+2 और n+3, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, इसका एवरेज है, यानी कि इसका एवरेज होगा तो कितना हो जाएगा, n+2.5, n+2.5 यानी कि n+5/2, यानी कि इसको हम लोग 2n + 5/2 इस तरीका से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग जैसे सोचना है जैसे सोचिए, बस मेरा काम है आपको तरीका बताना कि आप डिसीजन आपको लेना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखिए उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जो कि प्रत्येक 7 से डिविजिबल हो। देखिए अब ये बोल रहा है कि 7 से डिविजिबल हो और ये विषम संख्या हो, प्रथम 6, तो देखिए 7 से डिविजिबल होगा। देखिए 7 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो कितना होगा, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पच्चीस 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, यानी कि अगेन फर्स्ट मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल इस प्रकार से हो रहा है आपका। सेकंड मल्टीपल क्या हो रहा है आपका, इवन नंबर बन रहा है, सम संख्या बन रहा है। देखिए लिखते हैं तो अगर 7 का टेबल लिखें 7, 14, 21, 28, 35, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये 40 नहीं हो रहा है, ये 20, 7, 21, 35। अब हम भूल जाएंगे कि 6 नंबर कितना होगा, तो 6th नंबर निकालने के लिए क्या लिखेंगे, सीधा 7a + n-1 कितना हो जाएगा, 6 - 1 5 इंटू डिफरेंस कितना का है आपका 14, तो 14 × 5 = 70, कितना हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा ना। n ऐसे लिखते थे ना, a1 + n-1 इंटू डी, a1 या a का वैल्यू कितना है 7 + n-1, 6 - 1 कितना होगा 5 इंटू 14। देखिए अब कितना होगा, नंबर हमको मिल गया, पहला 7 है, लास्ट 77 है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। अब इनका एवरेज बोल रहा है, तो 77 + 7 डिवीजन 2, 77 × 7 84/2 कितना हो जाएगा आपका 42, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो इसका औसत क्या होगा। देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या, तो बीच वाला संख्या आपका कितना है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, बीच वाला संख्या के बराबर, यानी कि औसत आपका हो जाएगा सी। लेकिन सी के फॉर्म में कोई आंसर दिया हुआ है, ए के फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखो सी को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, अगर विषम संख्या लिखना है तो ए है, तो अगला कितना हो जाएगा a+2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका a+4 हो जाएगा, यानी कि सी का वैल्यू आपका कितना के बराबर है, a+4 के बराबर है। अगर डी के टर्म में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते थे, सी को सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, d-2 भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं e-4 भी लिख सकते हैं, या सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं b+2 भी लिख सकते हैं। तो आपको जिस तरीका से ऑप्शन दे उस हिसाब से आपको समझ लेना। सी है, सी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, a+4 के बराबर हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। अब देखिए 9 क्रमिक संख्याओं का औसत है, इनमें से 2 अगली संख्या भी शामिल करें तो औसत क्या हो जाएगा, अगेन 1 से बढ़ जाएगा। 9 का औसत कितना, यानी कि 5वां टर्म आपका कितना है, आपका n है, 11 होगा तो छठा टर्म हो जाएगा, तो छठा टर्म कितना हो जाएगा n+1, यानी कि इंक्रीज बाई 1। तो इस तरीका से हम लोग प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगले सेशन से हम लोग का लेवल थोड़ा और एडवांस होगा, और अगले 5 क्लास में आपका लेवल इस तरीका से तैयार कर दिया जाएगा कि एवरेज का सवाल आपको 90% होगा, जो आपको बिना पेन या पेपर उठाए सॉल्व हो जाएगा। बाकी 20% तो सवाल इस तरीका से आएगा जहाँ पे आपको बेसिक का जरूरत पड़ेगा, और बेसिक तो एवरेज का बिल्कुल सिंपल है, नंबर जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर वेटेड मीन है तो उसको हम लोग a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 + an xn अपॉन x1 + x2 + x3 अप टू xn इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगले सेशन में हम लोग वेटेड मीन पे हम लोग सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे। अब सारा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन होगा, थ्योरी वाला पार्ट हमारा 1.5 लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।